तो क्या बोलती है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी? डेल्टन जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में हमें बताया, ठीक है। उससे पहले महर्षि कन्नड़ थे जिन्होंने बोला कि अच्छा पदार्थ होता है और उसमें परमाणु होते हैं, पर फर्स्ट जो थ्योरी दी अबाउट एटम दैट वाज गिवन बाय डेल्टन। जॉन डेल्टन ने क्या बोला, अगर हम पोस्टुलेट्स देखें उसके एटॉमिक थ्योरी के, तो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि ऑल मैटर consists of small indestructible particles called atoms. So according to Dalton, जो सबसे छोटा पार्टिकल एक मैटर का होता है जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं करते, उसको हम क्या बुलाते हैं? एटम। एटम का मतलब होता है अनकटेबल, which cannot be cut further, ठीक है। सो किसी भी मैटर को अगर हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटते रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो डेल्टन ने बोला कि वो एटम है, उससे फर्दर हम इसको कट डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेकंड उसका पोस्टुलेट था कि जो एटम है एक एलिमेंट के, atoms of same element are same, right? जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड ले रहे हैं, तो गोल्ड का अगर एक पीस लेते हैं और गोल्ड का हम दूसरा पीस लेते हैं, तो दोनों में सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। So he said the atoms of same elements, they are going to be same, there is going to be no change. That is the reason why गोल्ड के कितने भी हम पीसेस ले लें, उन सारों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बिकॉज उसके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट था उसका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं दे आर डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एटम ले लिया सोडियम का और दूसरा एटम हमने ले लिया सिल्वर का, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। yes, दोनों किस तरह से नजर आता है वो भी हमें लगेगा कि नहीं, दोनों जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद द फोर्थ पोस्टुलेट वाज दैट atom is the smallest unit. Atom is smallest unit that takes part in a chemical reaction. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो सबसे छोटा यूनिट पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बुलाते हैं? That is known as an atom. Right? So atom is the smallest unit that takes part in any chemical reaction. ये इसका fourth postulate था। फिर उसके बाद fifth postulate था कि atoms of two or more same kind of atoms or different kind of atoms combine to form compound atoms. Right? So atoms जो होते हैं वो combine होते हैं, और जब वो combine होते हैं तो वो compound atoms बुलाते हैं, और इन compound atoms को अब हम क्या बुलाते हैं? They are known as molecules. पहले उनको कंपाउंड एटम्स ही बुलाते थे, मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो ने बहुत बाद में उनको नाम दिया, ठीक है। फिर सिक्स्थ जो इसका पोस्टुलेट होता है, दैट इज एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इंडिस्ट्रक्टिबल है ना, सो एटम्स कैन
atoms can neither be created nor destroyed. और कोई भी अगर केमिकल चेंज भी हो रही है या फिजिकल चेंज भी हो रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी एक एटम ले लें, हाइड्रोजन ले लिया हमने, राइट? सो हाइड्रोजन एटम चाहे वो उसको हम लोग बिल्कुल कूल डाउन करके सॉलिड स्टेट में देखें या हम उसको गैसियस स्टेट में देखें या हम उसको लिक्विड स्टेट में देखें, तो हमेशा जो हाइड्रोजन का एटम होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सो एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एंड द लास्ट वन is if any chemical reaction is taking place, in any chemical reaction, only combination का मतलब हुआ when the atoms they are going to combine, only combination, separation and rearrangement. And rearrangement of atoms that is going to take place. कोई भी हम नया एटम नहीं बना सकते हैं अगर एक केमिकल रिएक्शन करें, ओके? सिर्फ हम दो उन्हीं एटम्स को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड एटम बना सकते हैं. सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड एटम को हम अलग-अलग एटम्स में सेपरेट कर सकते हैं. और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि रेशो जो एटम्स की है उसको चेंज कर सकते हैं. नए एटम्स हम नहीं बना सकते, ठीक है? सो दिस वाज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नाउ व्हेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड, तो उसके बाद उसके काफी सारे ड्रॉबैक्स निकले बिकॉज़ साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे टू गिव द रियल पिक्चर ऑफ एनी एटम, ठीक है? तो वो कंटिन्यूअसली क्योंकि काम कर रहे थे, तो हर एक होता क्या है कि अगर जैसे किसी साइंटिस्ट ने कोई भी एक अपना स्टेटमेंट दे दिया, तो वो प्रूव करेगा जो प्रीवियस साइंटिस्ट ने जो काम किया था उसमें ये फ्लॉज थे, ये उसके राइट थे और ये इसके रॉन्ग थे, राइट? सो जो रॉन्ग होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज ड्रॉबैक्स. सो लेट्स स्टडी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे. ओके, नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो फर्स्ट ड्रॉबैक था वो क्या था कि उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किए थे डाल्टन ने. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय डाल्टन ना. सो ही कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन but could not explain लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. किसने दिया था कंबाइनिंग वॉल्यूम्स? गैलियोसाइड ने, ठीक है? बाकी उसने सारे एक्सप्लेन करे बट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है? ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. फिर उसने ये भी नहीं एक्सप्लेन करा कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो क्यों डिफरेंट है, ठीक है? ये तो उसने बोल दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसीज. ठीक है? कि एटम्स जो है उसके एलिमेंट्स की डिफरेंट वैलेंसीज क्यों है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. कि व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड जो उसका ड्रॉबैक था, he could not explain why elements combine, why elements combine to form compound atoms. Right? Why elements they are combining to form? क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी atoms of elements की कि वो compound atoms बनाएं?
क्यों एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे वो भी ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑल्दो इसने एक्सप्लेन किया था कि भी कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स होते हैं, वो उसने एक्सप्लेन किया था, बट एक अप्रोप्रिएट रीजन वो उसके लिए नहीं दे पाया। ठीक है, फिर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन if atoms are combining, तो उन एटम्स में for combination what forces of attraction are present, कि ऐसा क्या एटम्स के बीच में है जो कि उन्हें हेल्प कर रहा है कंबाइन करके कंपाउंड एटम्स बनाने के लिए, राइट। सो एटम्स की जो कंबाइनिंग है उन कॉम्बिनेशन में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, क्यों एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कि वो कंबाइन करके हमारे को क्या देते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद इट डिड नॉट गिव any satisfactory explanation between ultimate particles of an element and that of a compound, कि क्यों दोनों के when we are talking of atom, ठीक है, and we are talking of compound atoms, तो इन दोनों के अल्टीमेट जो पार्टिकल्स थे अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या है वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Then after the drawbacks of Dalton's atomic theory, another atomic theory was proposed, which was known as the modern atomic theory, जिसने इसमें थोड़े से changes करे। ठीक है, so we have the modern एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने काफी सारी चीजें जो थी वो डाल्टन से ली। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो था कि उसने बोला कि एटम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट, पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि एटम कंसिस्ट ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स which were later found to be by J.J. Thomson और रदरफोर्ड, इन सबने एक्सपेरिमेंटेशन करी एटम के ऊपर, और उन्होंने बोला कि एटम के पास और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बुलाते हैं, और ये पार्टिकल्स कौन से हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, so atom was now no longer considered as smallest indestructible particle, but it contained even smaller particles which were the subatomic particles, electrons, protons and neutrons। ठीक है, फिर second, atoms of same element may not be same, and the concept of isotopes was given, right? Dalton's atomic theory ने बोला था कि atoms of same element are always same, but modern atomic theory बोलती है कि atoms of same elements may not be same। जैसे concept of isotopes में क्या होता है, isotopes they are atoms of same element having same atomic number but different mass number। ठीक है, अब अगर mass number different है तो there should be some differences in the properties of both the atoms। ठीक है, तो वो दोनों जो एटम्स हैं सेम ही एलिमेंट के हैं। जैसे हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन जो है दैट इज वेरी लाइट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोटियम इट इज वेरी हैवी। ठीक है, उससे हम लोग हैवी वाटर भी बनाते हैं, उसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया, ऑल्दो दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, सेकंड he said, third the modern atomic theory says
सेम, राइट? अब कैसे पता चला? द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार्स वाज गिवन. आइसोबार्स क्या होते हैं? दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. नाउ having different atomic number but same mass number. having same mass number but different atomic number. ठीक है? having same mass number. तो अगर मास नंबर इनका सेम है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनकी डेंसिटी सेम हो सकती है, राइट? दे आर ऑल्दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स but there might be certain properties जो कि इनकी सेम हो. ठीक है? सो यहाँ पे भी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है, राइट? फोर्थ, जो डेल्टन ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, दैट वाज करेक्ट. एटम इज ऑलवेज द smallest unit taking part in a reaction. ठीक है? फिर उसके बाद नंबर 5, atoms may not combine in simple ratios. जैसे डेल्टन ने बोला कि एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं इन सिंपल रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स. पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि एटम्स may not combine in simple ratio. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोले we take the example of sucrose, C12H22O11. सुक्रोज इज अ टेबल शुगर जो कि हम खाते हैं, राइट? अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो, दे आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स रेशियोस, बट स्टिल दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड. ओके, तो यहाँ पे वी कैन से दैट एटम्स मे नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो, दे मे आल्सो कंबाइन इन कॉम्प्लेक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक है? फिर उसके बाद नंबर 6, atom of one element may change into other. This basically happens, ये जो है this basically happens in nuclear reactions. जब न्यूक्लियर रिएक्शंस में फिशन होती है, फिशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग बड़े एक किसी भी एटम को छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, सो दैट इज फिशन. ठीक है? सो उसपे हम लोग बोलते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है यूरेनियम. ठीक है? यूरेनियम को हम अगर न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करते हैं तो वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? बट डेल्टन ने क्या बोला था कि वन एटम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर. ठीक है? And lastly, the mass of an atom can be converted into energy. ठीक है? Mass of an atom can be converted into energy by Einstein's equation. क्या बोलती है आइंस्टाइन्स इक्वेशन? E is equal to mc square. अब यहाँ पे हमें पता है कि c has a constant value. ठीक है? तो इसका मतलब अगर c हम constant ले लेते हैं तो एनर्जी should become directly proportional to mass, right? So एक एटम की मास को हम उसकी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं according to Einstein equation. So this was the modern atomic theory. After this, डेल्टन ने जब अपनी एटॉमिक थ्योरी करी और हमने कल बर्ज़िलस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो एवोगाड्रो ने अपना हाइपोथेसिस दे दिया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ यू कैन से फाइट बिटवीन द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड बर्ज़िलस हाइपोथेसिस. ठीक है? तो उन दोनों के बीच में काफी कंफ्लिक्ट चला रहा काफी टाइम. तो एवोगाड्रो ने जब अपना
हाइपोथेसिस दिया, उसने दोनों डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को और बर्जेलियस को इन माइंड रख के ही gave us his own statement. ठीक है? So let's see what Avogadro says. So the next topic is Avogadro's hypothesis. Now before going on to Avogadro's hypothesis, let's once again remember the Berzelius. Berzelius ने हमको क्या बोला था? उसने हमें एक हाइपोथेसिस दिया था जो कि बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules. ठीक है? So he says कि अगर हम कोई भी एक गैस लेते हैं और अंडर सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर उसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं तो इट विल ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स. दिस इज व्हाट Berzelius said. ठीक है? तो उसने एक एग्जांपल भी ले लिया, formation of hydrogen chloride by the combination of hydrogen and chlorine to give hydrogen chloride. ठीक है? तो उसने बोला कि अगर हम इन दोनों की रिएक्शन देखते हैं तो it is seen that one volume of hydrogen combines with one volume of chlorine to give us 2 volumes of HCl. ठीक है? This is the reaction. So we are saying one volume of this will combine with one volume of this to give us 2 volumes of this. Yes, sir. ठीक है? अब अगर हमको one volume को लेना है n number of atoms. According to Berzelius, अगर हम specific volume लेते हैं, it will contain same number of atoms. तो इसका मतलब हम इसको convert कर सकते हैं ना atoms में. N atoms of this and n atoms of this will give us 2n atoms. ठीक है? Yes. Or we can say that we are taking one atom of this and we are taking one atom of this. Yes, sir. Right? Yes, So sir. ये हमें क्या देगा? 2 compound atoms. Yes, sir. ठीक है? अब अगर हम हाफ एटम ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इसका हाफ एटम ले रहे हैं और हम इसका भी हाफ एटम ले रहे हैं तो वो हमें क्या दे देगा? 1 compound atom. Yes, sir. ठीक है? Looking at the example, we can say कि instead of putting molecules over there, Berzelius gave us the concept for atoms. Yes, ठीक sir. है? So हम यहाँ पे molecules को हटा के we can say कि equal volumes of all gases contain equal number of atoms. ठीक है? लास्ट वाला जब हम देख रहे हैं कि हाफ एटम ऑफ दिस एंड हाफ एटम ऑफ दिस टू गिव अस वन कंपाउंड एटम, डेल्टन के अकॉर्डिंगली ये गलत था. क्यों? क्योंकि एटम को हम हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते ना. एटम इज द स्मॉलेस्ट indestructible part according to Dalton. Yes, sir. So that is the reason why a lot of conflict was taking place. Yes, sir. तो एवोगैड्रो ने क्या बोला? He said कि डेल्टन ने ये कहा कि smallest particle which is participating in any chemical reaction that is an atom. Yes, sir. Right? तो he said कि atom की existence भी है, but at the same time we can say that another particles formed by the combination of atoms जिनको हम molecules बुलाते हैं वो भी है. Yes, ठीक है? So उसने 2 concepts दे दिए हमें. He says कि smallest particle which may or may not have independent existence. According to Avogadro's, the smallest particle
which may or may not have independent existence ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज एटम. एक एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not have independent existence. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एटम की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. पर अगर हम हीलियम लें तो हीलियम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. ठीक है, हीलियम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. पर अगर हम लोग नियॉन ले लें तो नियॉन विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. ठीक है, और सेकंड जो था, सेकंड पार्टिकल उसने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज अ मॉलिक्यूल. राइट? सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस having independent existence is called molecule. ठीक है? Yes, sir. So this is how he gave us two different concepts. One was the concept of an atom and the other was the concept of molecule. So when he thought of gases, तो यहाँ पे तो उसने बर्ज़ेलिस ने gases को atoms दिया है, उसने थोड़ा सा इसको एवोगैड्रोस ने चेंज कर दिया. So let's see what is Avogadro's hypothesis now. Avogadro का hypothesis थोड़ा सा change हो जाता है. According to Avogadro's hypothesis, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains क्या होगा? Equal number of molecules. ठीक है? Contains equal number of molecules. So he gave us a mathematical relation saying that V is directly proportional to N, where N is the number of molecules. ठीक है, और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी इसने किया. He took 3 different containers, right? So एक फ्लास्क ले लिया उसने इस तरह से, और एक और 3 फ्लास्क ले लिए. ठीक है, और तीनों फ्लास्क को उसने यहाँ पे स्टॉप कॉक के साथ बंद कर दिया. इन द फर्स्ट फ्लास्क he takes hydrogen. ठीक है, इन द सेकेंड फ्लास्क से लेट्स से वॉल्यूम भी सेम रखनी है, हमने 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, सेकेंड में 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, और थर्ड में 1 लीटर ऑफ क्लोरीन ले ली. ठीक है, तीनों में जो कंडीशंस हमने रखते हैं वो क्या रखते हैं? सेम. सो द कंडीशंस आर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हम प्रेशर कितना लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273 केल्विन. ठीक है, सो व्हेन दिस इज टेकन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इट वाज सीन दैट the number of molecules in all the 3 they were same. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही हाइपोथेटिकली, वैसे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम आगे करेंगे कितने होते हैं, हाइपोथेटिकली हमारे पास आ गया 1 2 3 4
say 7 molecules in this. तो इसके अंदर भी कितने होंगे? 7 molecules. And same is going to be the case in case of chlorine. ठीक है? So Gay-Lussac law को अब हम लोग combine कर सकते हैं. Let's take the example of water. Water is formed by combination of this, right? अब Gay-Lussac law क्या बोलता है? 2 volumes of hydrogen are combining with 1 volume of oxygen to give us 2 volumes of water. Yes. So the ratio over here that is going to be 2:1:2. ठीक है? और एवोगैड्रो भी इसको सपोर्ट करता है कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके हो गए, Yes, sir. 1 मॉलिक्यूल इसका हो गया, Yes, sir. और 2 मॉलिक्यूल्स इसके हो गए. ठीक है? Yes, sir. So according to Avogadro, Gay-Lussac's law can be easily explained, which could not be explained taking into account the Dalton's atomic Surely. Have you understood till here? Yes, Okay. ma'am. फिर एप्लीकेशंस इसकी क्या है? एक एप्लीकेशन जो आपने याद रखनी है, what do we understand by the term atomicity? क्या होता है atomicity? Atomicity is the number of atoms present in a molecule. Right? Number of atoms present in a molecule, that is atomicity. जैसे for example, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास 2 atoms of oxygen present है, तो इसकी atomicity is going to be 2. So such molecules they are said to be diatomic in nature. ठीक है? Such molecules they are said to be diatomic in nature. Similarly, अगर आप ओजोन ले लो तो ओजोन की atomicity 3 हो गई. So this is known as triatomic. Yes, sir. Okay? So Avogadro ने हमें number of atoms in one molecule को explain करने में help करी और उसको हम क्या बुलाते हैं? That is known as atomicity of any molecule. Now we have come across 2 terms over here. One is the atom and the other is the molecule. So let's define both of them now. ठीक है? तो हम define करते हैं. What do we understand by Atom. first of all atoms? Define हम कैसे करेंगे? Avogadro ने already define करा था. The smallest particle of a substance which may or may not have independent existence. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Which may or may not have independent existence, उसको हम क्या बुलाते हैं? Atoms. Right? अब second हमारे पास क्या था? Molecule. All molecules they are composed of atoms. Yes, sir. ठीक है? So we are saying that all molecules are composed of atoms. Yes, sir. Right? So अगर सारे molecules के पास atoms हैं, तो molecule को हम कैसे define करेंगे? It is the smallest particle of a substance capable of having independent existence. ठीक है? So इसके पास independent existence है और examples हम क्या ले सकते हैं? Atoms के सारे noble gases
Yes, sir. मेटल्स के पास भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जैसे हमारे पास नोबल मेटल्स हो गए, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सो ऑल मेटल्स आल्सो हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Yes, sir. ठीक है। मॉलिक्यूल्स कौन से हुए? मॉलिक्यूल्स जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पे नोबल गैसेस एटम्स Yes, sir. की तरह एग्जिस्ट करते हैं, Yes. बट देयर आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में बाकी सारे आ जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, राइट। ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमेशा कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम। और मॉलिक्यूल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एग्जांपल Br2, N2 and many. ठीक है। Now molecules, when we are talking of, molecules can be of two different kinds. The first kind of molecules which we have, they are known as homoatomic molecules. What do we understand by the term homoatomic? Homo means same. Same. Yes, sir. So homoatomic molecules, they have same kind of atoms, Yes, sir. right? And examples which we have done over here, you can see they have same kind of atoms, so they are homoatomic in nature. Yes, sir. The second type of molecules which we have, heteroatomic molecules. Heteroatomic molecules, we have H2O. different kind of atoms, right? Hetero means different, so they have different kind of atoms. As for example, we have water, we have carbon dioxide, we have ammonia, so all these they are heteroatomic molecules, right? So इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को इनटू होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। अब हमें ये पता है कि एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, है ना? Yes, sir. और मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज मैटर। Yes, sir. ठीक है। सो जब हम लोग इसको करते हैं तो हमें अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता था वो ये था कि हम एक एटम के मास को किस तरह से मेजर करें, बिकॉज एटम जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो उसके मास को मेजर करना वाज अ वेरी बिग टास्क। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया कि रेफरेंस ले लिया गया किसी भी एक एटम का जिसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना इजी था। Yes, sir. ठीक है। सो सबसे पहले जो लिया था रेफरेंस दैट वाज हाइड्रोजन। Yes, sir. ओके। हाइड्रोजन जो था दैट वाज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन। Yes, sir. सो इसलिए उसको एक रिलेटिव लेके या एक कंपैरिजन लेके या एक स्टैंडर्ड लेके उसके साथ बाकी सबके मासेस को कैलकुलेट किया गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिक मास नाउ। What do we understand by atomic mass? As I just told you, कि the size of atom is very small, therefore its mass is very small. So instead of taking the actual mass, हम लोग atom का relative mass define करते हैं। ठीक है। और relative mass क्या हुआ? जिसको हम किसी चीज के साथ compare करेंगे, तो उसके लिए जरूरी था कि एक स्टैंडर्ड एटम को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है। इस स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपेयर करके हम बाकी एटम्स का रिलेटिव मास कैलकुलेट कर सकते थे। Yes, sir. ओके। सो सबसे पहले जो ये स्टैंडर्ड एटम दिया गया दैट वाज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन was taken as standard। ठीक है। सो हाइड्रोजन को जब लिया तो एटॉमिक मास was defined
the mass of an atom, लिख लो, mass of an atom was defined as the number of times it was heavier than the atom of hydrogen taken as one. Because we know that हाइड्रोजन का जो मास है वो आइसोटोप्स में डिफरेंट होता है, ठीक है? तो इसलिए हम हाइड्रोजन का प्रोटियम का मास कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन को जब लिया कि नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज हेवियर देन द एटम ऑफ हाइड्रोजन टेकन एज वन, दैट वाज अ रिलेटिव मास। बट लेटर ऑन जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और सेकंड जो एलिमेंट लिया गया दैट वाज ऑक्सीजन। ठीक है? सो ऑक्सीजन में भी सेम डेफिनेशन आ जाएगी। ओके, डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स the mass of an atom was heavier than the atom of oxygen taken as 16, right? But in 1961 carbon 12 was taken as standard and the new definition of atomic mass was given. It is the average relative mass of atom. It is the average relative mass of atom as compared to the mass of an atom of carbon. Atom of carbon taken as 12, right? So इसके भी जैसे कार्बन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं ना, one is C12 and C14. So यहाँ पे हमने जब कंपैरिजन लेना है तो हम किसको लेंगे? We are going to take the mass of carbon 12. ठीक है? और in other words we can also define it as, एक और इसकी डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है, it is a quantity or the relative mass of an atom when compared with 1/12 the mass of carbon atom. 1/12 the mass of carbon atom. ठीक है? फिर एक और क्वांटिटी जो थी वो मेजर करी गई, 1 AMU which was known as atomic mass unit. ठीक है? अब atomic mass unit क्या था? It was the quantity of mass equal to, लिखो, quantity of mass equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. ठीक है? और अगर हमको 1 AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 1 AMU that is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Right? तो इससे अगर हमको सपोज मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन को हमको मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.67. 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. ठीक है? हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन that is
टू 1.67 into 10 raised to power minus 24 grams. तो AMU में मास कितना आ जाएगा फिर उसका? कन्वर्ट करना है हमने इसको AMU में. 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams is equal to 1 AMU. Yes, sir. ठीक है, so 1 will be equal to what? Unitary factor लगाओ ना. So अगर आप 1 करते हो तो 1 that will be equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24. Sorry, 1.67 into 10 raised to power minus 24 upon 1.66 into 10 raised to power minus 24, which comes to 1.008 AMU. atomic mass unit. ठीक है? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आज हम इंटर करते हैं. ओके? Yes, sir.